आज हम लोग कर रहे हैं मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड ट्रैंक्विलिटी। मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड ट्रैंक्विलिटी चैप्टर 10 है ये, सेक्शन 129 से लेकर 148 तक। इसका जो प्रोविजन दे रखा है चैप्टर 10 का सेक्शन 129 से लेकर 148 तक है। पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए जो इसमें प्रोविजन है उसके बारे में बात है, उसको कैसे मेंटेन करना है पब्लिक ऑर्डर को। चैप्टर 10 निकालिए, सेक्शन 128 निकालिएगा। इसका जो इंपॉर्टेंट प्रोविजन वगैरह सब है वो देख लीजिए। जैसे कि आपका अनलॉफुल असेंबली है, अनलॉफुल असेंबली पढ़े हैं आईपीसी में। अनलॉफुल असेंबली, अनलॉफुल असेंबली पढ़े हैं आप लोग? कौन सा सेक्शन? आईपीसी का कौन सा सेक्शन? सेक्शन 141 अनलॉफुल असेंबली। याद रखिए ये सब। सेक्शन 141 अनलॉफुल असेंबली को डिफाइन किया गया है। उसमें अनलॉफुल असेंबली जो है आपको 129 से लेकर 132 तक उसका प्रोविजन दे रखा है। ये हम लोग इसका जो करेंगे उसमें चैप्टर 10 में करेंगे। अभी हम लोग क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रोविजन है अनलॉफुल असेंबली दे रखा है इसमें 129 से लेकर 132 तक। इसके बाद पब्लिक न्यूसेंस है आपका सेक्शन 133 से लेकर सेक्शन 143 तक। इसके बाद आपको अर्जेंट केसेस ऑफ न्यूसेंस और अप्रहेंडेड डेंजर 144 सेक्शन 144। ये सेक्शन आप लोग खूब सुने होंगे, धारा 144 सुने हैं ना। इसके बाद आपका डिस्प्यूट एज टू द इमूवेबल प्रॉपर्टी 145 से लेकर 148 तक। इमूवेबल प्रॉपर्टी को लेकर कोई डिस्प्यूट है और वहां पे जो है पब्लिक ऑर्डर खराब हो गया है, उसको कैसे मेंटेन करना है। डिस्प्यूट कंसर्निंग राइट ऑफ यूज लैंड और वाटर सेक्शन 147। इसका इंपॉर्टेंट प्रोविजन सब है, ध्यान रखिएगा। एमसीक्यू में खुद खूब पूछता है जुडिशरी वगैरह सब में ये, उसके पर्पज से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसको इस तरीके से हम बता दे रहे हैं आपको, उस तरीके से आप लोग अंडरलाइन कर लीजिएगा या उस तरीके से चार्ट बनाकर इसको आप लोग जो है प्रिपेयर करेंगे। एक तरफ हम यहां पे लिखे हैं सेक्शन लिखे हैं, सेक्शन लिखे हुए हैं। उसके बाद प्रोविजन लिखे हुए हैं, उस सेक्शन में क्या प्रोविजन है, कौन सा ऑथोरिटी है वो लिखे हुए हैं और उसका डिटेल लिखे हुए हैं। इस तरीके से चार हम लोग जो है कॉलम बना लिए हैं और उसको उस तरीके से हम लोग आप लोग लिख कर नोट्स में या कहीं पे आप लिख कर इसको आप लोग रखिएगा। ओके, राहुल, जरार खान, सुमन घोष, पिंकी, मौसमी, वंदना, निशा, अर्पणा, सभी लोग प्रेजेंट हैं। आप लोग को लॉ के बारे में क्या लगता है? लॉ सही है? अब समझ में आ रहा है लॉ? राहुल, हाँ, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आराम से आप लोग इंटरप्रेट कर लेते हैं। अब तो आप लोग सेक्शन वगैरह सबको डिकोड कर लेते हैं। बताइए पर्सनल एक्सपीरियंस पर। अब धीरे धीरे आएगा। वो जो भी प्रॉब्लम आपकी है ना, वो जनरल बच्चों की प्रॉब्लम है, वो सभी बच्चों की प्रॉब्लम है। ये चीजें भूल जाना ये तो जनरल है, इसमें ऐसा कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है कि ये सिर्फ आपके साथ हो रहा है। ये सभी के साथ ऐसा होता है कि 10 सेक्शन याद करोगे, एक सेक्शन भूल जाओगे, कंफ्यूजन क्रिएट होगा। ये सब तो होगा ही, ये सब चलता रहेगा, पढ़ाई के साथ ये सब चलता रहेगा। 2-3 चीजों पर आपको फोकस करनी है। अभी तो हम एक एक सेक्शन आपको रीड करके बता रहे हैं, समझा रहे हैं, डिकोड कर रहे हैं। थोड़ा सा आगे निकलेगा तो मेंस के लिए क्वेश्चन प्रिपेयर आप लोगों को करना है, करते रहिए। आप लोग लिखते हैं, राइटिंग स्किल अच्छा कर रहे हैं आप लोग कि नहीं कर रहे हैं? उस पर कुछ काम कर रहे हैं? निशा, राइटिंग स्किल के लिए क्या कर रहे हैं आप लोग? बताइए, उस पर मेहनत कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं आप लोग?
कीजिए, थोड़ा सा राइटिंग स्किल इंप्रूव कीजिए। क्वेश्चन प्रिपेयर करना है, राइटिंग स्किल अच्छी करने के लिए क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। एक क्वेश्चन लीजिए, उसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। कोई एक क्वेश्चन उठाइए, जहां जो चीज हम पढ़ा चुके हैं, जो चीज हम आप लोग को बता चुके हैं, उसके लिए क्या कीजिए, प्रिपेयर कीजिए। उसके लिए एक क्वेश्चन बनाइए, प्रिपेयर कीजिए। हम आप लोगों को क्वेश्चन देते भी हैं तो आप लोग उसको राइटिंग नहीं, एक दो बच्चा छोड़कर बाकी कोई नहीं लिखता है। इसको आप लोग लिखिए। अच्छा चलो, उस पर बात करेंगे, उस पर भी बात करेंगे, आते हैं उन सब चीज़ों पे भी धीरे धीरे इंप्रूव करेंगे सब चीज़ों को। अभी तो कुछ बच्चे फंसे हुए हैं, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के एग्जाम को लेके फंसे हुए हैं। आज कहेगा सेकंड ईयर एग्जाम है, कल कहेगा थर्ड ईयर, तो पहले उसमें भी आप लोग निपट लीजिए पहले। चलिए अब देखिए, हम लोग सेक्शन बात करते हैं 129 का। सेक्शन 129, अब इसमें क्या प्रोविजन है सेक्शन 129, ये इतना पूरा पढ़ेंगे नहीं, हम जो इंपॉर्टेंट चीज है वो पढ़ेंगे, आप लोग अंडरलाइन कीजिएगा। सेक्शन 129 का प्रोविजन कह रहा है आपको, डिस्पर्सल ऑफ एन अनलॉफुल असेंबली और असेंबली ऑफ 5 और मोर पर्सन। हम लोग अनलॉफुल असेंबली पढ़े हैं सेक्शन 141 में, लिख लीजिए आईपीसी में। 141 में आईपीसी में अनलॉफुल असेंबली को डिफाइन किया गया है। 5 या 5 से अधिक लोग अगर असेंबल हो जाते हैं जहां पे उनको असेंबल नहीं होना है और अथॉरिटी कह रहा है कि आप लोग ये प्लेस खाली कर दीजिए, और वो लोग खाली नहीं कर रहा है, अनलॉफुल असेंबली बन जाता है। उसको अच्छे से एलोबरेशन है 141 में, आप लोग उसको देखिएगा, सेक्शन 141 आईपीसी। अब सुनिएगा इसमें क्या प्रोविजन दे रखा है, फिर से पढ़ देते हैं। डिस्पर्सल ऑफ एन अनलॉफुल असेंबली, यानी अनलॉफुल असेंबली को डिस्पर्स करना है। आप लोग देखते हैं ना, जहां पे भीड़ जमा हो जाती है तो वहां पे एक ऑफिसर आता है और कहता है कि आप लोग इस जगह को खाली कर दीजिए, नहीं तो हम लोगों को कार्रवाई करनी पड़ेगी। सुनते हैं ना, मूवी वगैरह में देखे हैं आप लोग, पानी का फव्वारा छोड़ता है, अंत में तंग हो जाता है, फिर लाठी चार्ज करता है, हाँ या ना, तो मूवी वगैरह में देखे कि नहीं देखे हैं। अगर कहीं पे इसी कोई ऐसे किसी प्लेस, आज थोड़ा सा नेटवर्क इशू है, नेटवर्क यहां पे छोड़ रहा है, पकड़ रहा है, प्रॉब्लम हो रही है, हमको दिखा, अच्छा ठीक आ रहा है, अच्छा ओके, हम इसको चेक कर लेते हैं फिर से, कोई बात नहीं, फिर से बोल देते हैं। हम ये कह रहे हैं कि आप लोग इस चीज को देखे होंगे, सुने होंगे और देखे भी होंगे कि जहां कहीं भी कोई लोग असेंबल हो जाता है, बहुत सारे लोग असेंबल हो जाते हैं, भीड़ जमा हो जाती है, और जो वहां पे काम है, क्रियाकलाप है, जो काम है उसको बाधित करने लगता है, डिस्टर्बेंस क्रिएट करने लगता है, तो अथॉरिटी को मजबूरन आकर क्या करना पड़ता है, उसको डिस्पर्स करना पड़ता है। डिस्पर्स मतलब छितर बितर करना पड़ता है, हटाना पड़ता है सबको। यही है सेक्शन 129 का प्रोविजन है। इसमें क्या चीज है, तो इसमें कहता है कि डिस्पर्सल ऑफ एन अनलॉफुल असेंबली और असेंबली ऑफ 5 और मोर पर्सन विच में कॉज डिस्टर्बेंस ऑफ द पब्लिक पीस बाय यूज ऑफ सिविल फोर्स। ठीक है ना, आप इसमें क्या होता है 129 में, आप सिविल फोर्स को यूज करके, देखते नहीं पुलिस आती है, बल आता है, वो सुरक्षा बल आती है, पुलिस फोर्स आता है और कहता है कि आप लोग इस जगह को खाली कर दीजिए। अगर ऐसा कोई अनलॉफुल असेंबली कहीं पे गैदर हो गया है, जमा हो गया है, जिससे पब्लिक पीस जो है वो डिस्टर्ब होने वाला है, डिस्टर्ब हो रहा है, तो उसको जो है, उसके लिए क्या है, उस पीस को मेंटेन करने के लिए सेक्शन 129 जो है वो प्रोविजन बता रहा है आपको। क्लियर, बताइए क्लियर है, ये साउंड क्लियर है? हाँ, अब इसके लिए कौन अथॉरिटी है, कौन इसके लिए जो है इस चीज को लागू करवाता है, तो इसमें सुनिएगा, एनी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, इसके लिए कौन ऑर्डर पास करता है, कोई भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। सबसे पहला अथॉरिटी है आपका एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, एनी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, नॉट जुडिशियल मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, इसके लिए जो ऑर्डर पास करता है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट करता है। या फिर दूसरा क्या, कौन है इसमें, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन। दूसरा अथॉरिटी कौन है, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन।
जिस एरिया में ये गैदर हो रहा है, जिस एरिया में अनलॉफुल असेंबली हो रही है, उस एरिया का जो ऑफिसर इंचार्ज होगा पुलिस स्टेशन का, वो इसके लिए ऑर्डर पास करेगा। और तीसरा है एनी पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर इन अब्सेंस ऑफ ऑफिसर इंचार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन। अगर पुलिस स्टेशन का ऑफिसर इंचार्ज नहीं है तो कोई भी पुलिस जिसका की रैंक जो होना चाहिए वो सब इंस्पेक्टर से नीचे का नहीं होना चाहिए, यानी कि सब इंस्पेक्टर के रैंक का कम से कम होना चाहिए। वो इसके लिए क्या करेगा, अथॉरिटी है, वो इसके लिए ऑर्डर पास करेगा उसके डिस्पर्सल के लिए। हटाओ वहां से भीड़, हटाओ, जाओ भीड़ हटाओ। क्लियर? हम लोग इसमें यही पब्लिक ऑर्डर ही पढ़ रहे हैं, उसको कैसे मेंटेन करना है, पब्लिक पीस को कैसे मेंटेन करना है, इसके लिए कौन कौन सा अथॉरिटी है जो इसके लिए ऑर्डर पास करेगा। तो सेक्शन 129 में भीड़ को हटाने के लिए, ऐसा अनलॉफुल असेंबली को डिस्पर्स करने के लिए जो है उसके लिए प्रोविजन कर रहा है कि कौन कौन इसके लिए अथॉरिटी है, कौन कौन ऑर्डर पास करेगा। तो कोई एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कर सकता है, पुलिस ऑफिसर जो इंचार्ज में होगा स्टेशन का वो कर सकता है, और उसके अनुपस्थिति में कोई भी जो ऑफिसर होगा, पुलिस ऑफिसर जिसका कि रैंक सब इंस्पेक्टर से कम नहीं होना चाहिए, नीचे नहीं होना चाहिए, वो इसके लिए है पास करेगा। अब देखिए, अब इसका जो डिटेल है हम पढ़ देते हैं, क्या क्या लिखा हुआ है आपके उस चीज में, आप लोग इसको लिखिए, अंडरलाइन कर लीजिएगा, सुनिएगा क्या क्या होगा। इफ अपॉन बीइंग कमांडेड एनी असेंबली डज नॉट डिस्पर्स, आप लोग देखे हैं, आता है सबसे पहले माइक लेके कहता है कि आप लोग इस जगह को खाली कर दीजिए, यहां पे जो है पब्लिक ऑर्डर जो है वो बिगड़ रहा है, आप लोग अनलॉफुल यहां पे गैदर हुए हैं, इस जगह पे जमा नहीं होना है। देखते हैं ना, माइक पे आता है ना, अनाउंस करता है ना, हाँ या ना, आप लोग देखें कि नहीं देखे हैं? देखे हैं। तो आके क्या करता है, माइकिंग करता है वो कि आप लोग इस प्लेस को खाली कर दीजिए, आप लोग यहां से चले जाइए अपने अपनी जगह, इस जगह ये जो है पब्लिक प्लेस है, इस जगह पे आप गैदर नहीं हो सकते हैं, लोगों को अपना काम काज करने में दिक्कत हो रही है, प्रॉब्लम हो रहा है, पब्लिक पीस जो है वो कंप्रोमाइज हो रहा है, आप लोग इस जगह को खाली कर दीजिए। अगर नहीं करता है, एनी असेंबली डज नॉट डिस्पर्स और सोज ए डिटर्मिनेशन नॉट टू डिस्पर्स, और वहां से या तो खाली नहीं करता है या कोई ऐसा इरादा भी नहीं रखता है कि हम लोग खाली कर देंगे, बल्कि और वो लोग उग्र ही हो जाता है और वो लोग नारेबाजी करना शुरू कर देता है। फोर्स में बी यूज टू डिस्पर्स, क्या होगा, अब इसके बाद यहां पे फोर्स का इस्तेमाल हो जाएगा, बल का इस्तेमाल किया जाएगा। देखते हैं पानी का फव्वारा छोड़ने लगता है, डराने के लिए हवा में बंदूक फायर कर देता है, लाठी चार्ज करता है, तब यहां पे क्या होगा, फोर्स अप्लाई होना शुरू हो जाएगा उसको, उस प्लेस को, वहां पे पीस को मेंटेन करने के लिए। Assistant of any male person not being an officer or member of the armed force and acting as such may be taken and if necessary arrest and confinement may be made, ठीक है ना। और क्या होता है, जो नेता टाइप का आदमी रहता है उसको क्या कर लिया जाता है, अरेस्ट कर लिया जाता है, जो उसको लीड कर रहा होता है उस तरह के 8-10 लोगों को क्या कर लिया जाता है, उस तरह के 8-10 लोगों को क्या कर लिया जाता है, अरेस्ट कर लिया जाता है। क्लियर? Assistance of any main person not being an officer or member of the armed force and acting as such may be taken and if necessary arrest and confinement may be made. और क्या है, the members of the unlawful assembly may be tried for the commission of the offense under section 145 of IPC। 145 के तहत जो है उस पर क्या होगा, चार्ज बनेगा और उसी की तरह उसका ट्रायल चलेगा। सेक्शन 145 में है, ज्वाइनिंग और कंटिन्यूइंग इन अनलॉफुल असेंबलिंग नोइंग इट हैज बीन कमांडेड टू डिस्पर्स। सेक्शन 145 आईपीसी का, जो अनलॉफुल असेंबली का जो मेंबर होगा, ठीक है ना, मे बी ट्रायल, उस पर ट्रायल चलेगा, किस तरह, फॉर द कमीशन ऑफ द ऑफेंस अंडर सेक्शन 145 ऑफ आईपीसी। 145 के तहत उस पर क्या चलेगा, ट्रायल चलेगा, सेक्शन 145 लगेगा, जो भी अनलॉफुल असेंबली का मेंबर होगा। ये क्लियर हो गया, ये चीजें बोलिएगा, ये चीजें क्लियर हो गई। आज
थोड़ा नेट डिस्टर्बेंस, नेट डिस्टर्ब है क्या? आप लोग को आवाज क्लियर नहीं आ रही है क्या? बोलिएगा। नहीं नहीं, कभी कभी प्रॉब्लम नहीं है, वो चीजें जो है देखो यहाँ पे हमको दिखा रहा है, शो कर रहा है कि कभी कभी नो नेटवर्क लिखता है, तो मे भी उस वक्त होता है आप लोग को आवाज नहीं आती हो। अभी क्लियर है ना? ड्यू टू वेदर हो सकता है, हाँ ड्यू टू वेदर हो सकता है, वेदर लगा हुआ साफ तरफ से। चलिए ठीक है, सेक्शन 129 ना हो गया क्लियर। अब आइए सेक्शन 130, सेक्शन 130, सेक्शन 130, अब इसको देख लीजिए आप लोग। सेक्शन 130, सेक्शन 130 का प्रोविजन कह रहा है यूज ऑफ आर्म फोर्सेस टू डिस्पर्स असेंबली। वहां पे सिविल, अभी 129 में हम लोग सिविल फोर्स का इस्तेमाल किए, पुलिस वगैरह सबका इस्तेमाल किए, जो हमारे पास जो बल रहता है राज्य सरकार के अंदर जो पुलिस बल है उसका इस्तेमाल किए। अब 130 में कह रहा है आप, हम लोग इसमें आर्म फोर्सेस का इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज ऑफ आर्म फोर्सेस टू डिस्पर्स एन अनलॉफुल असेंबली। भीड़ को हटाने के लिए, अनलॉफुल असेंबली को हटाने के लिए आर्म फोर्स का इस्तेमाल करना, ये प्रोविजन है। अब देखिएगा इसके लिए कौन सा है, तो इसके लिए आपका जो अथॉरिटी है वो है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ऑफ द हाईएस्ट रैंक यूजिंग द आर्म फोर्स। ध्यान समझिएगा, इसके लिए कौन अथॉरिटी है, हम पढ़ देते हैं फिर से। इफ एनी सच असेंबली कैन नॉट बी अदरवाइज डिस्पर्स्ड, यानी कि हम ये जो ऊपर जो हम लोग अभी किए कि एक सिंपल सा सिविल फोर्स इस्तेमाल किए, पुलिस बल इस्तेमाल किए, अगर उससे काम नहीं चल रहा है, किसी और तरीके से हम उसको डिस्पर्स नहीं कर पा रहे हैं, एंड इट इज नेसेसरी फॉर द पब्लिक सिक्योरिटी, अब लोगों की सुरक्षा के लिए क्या जरूरी है, दैट इट शुड बी डिस्पर्स, वहां पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है हमको, तो भीड़ को हटाना पड़ेगा, भीड़ को वहां से क्या करना पड़ेगा, हमको हटाना पड़ेगा। द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ऑफ द हाईएस्ट रैंक, तो कहता है आपके यहां का जो हाईएस्ट रैंक का एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होगा, हु इज प्रेजेंट मे कॉज इट टू बी डिस्पर्स बाय द आर्म फोर्सेस, ठीक है ना, जिसको आर्म फोर्स यूज कर सके, जिसको ये अथॉरिटी है कि आप आर्म फोर्स यूज करते हैं, जनरली डीएम वगैरह सब होता है, इस पावर की अथॉरिटी रखते हैं ये लोग, ठीक है ना, तो अब ये लोग इसके लिए अथॉरिटी होंगे। ओके, यहां पे इसके लिए कौन अथॉरिटी होगा, आपके यहां का जो हाईएस्ट रैंक का एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होगा, जिसको आर्म फोर्स इस्तेमाल करने का अधिकार होगा, ये सब, हाँ डीएम एडीएम वगैरह सब इस रैंक का, ठीक है क्लियर। अब इसका, इसमें भी सेम चीजें, डिटेल इसमें भी सेम है, इसमें भी कोई खास बात नहीं, वही सेम चीजें, ऊपर का डिटेल जिसमें काम करेगा आपका। सच मजिस्ट्रेट में रिक्वायर एन ऑफिसर इन कमांड ऑफ एनी ग्रुप ऑफ पर्संस बिलोंगिंग टू द आर्म फोर्स टू डिस्पर्स द असेंबली विद द हेल्प ऑफ द आर्म फोर्सेस अंडर द कमांड एंड टू अरेस्ट एंड कन्फाइन सच पर्सन फॉर्मिंग पार्ट ऑफ एंड of it is the magistrate may direct or as it may be necessary to arrest and confine in order to disperse the assembly or to have then punish according to law। सेम ऊपर का डिटेल जो है वही डिटेल काम करेगा, इसमें भी वही चीज है कि जो नेता टाइप का आदमी रहता है, जिसको गिरफ्तार कर लेने से जो है मामला शांत हो सकता है, मामला क्या कहते हैं, जो असेंबली है वो डिस्पर्स हो सकती है, क्या करना है उनको, क्या करना है, अरेस्ट कर लेना है, कन्फाइन कर लेना है, उसको जो है भेज देना है थाना, जेल, जाओ, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए यह जरूरी है तो ऐसा करेगा, या जिस तरीके का ऑर्डर होगा उसको, उस तरीके का ऑर्डर को वो क्या करेगा, आर्म फोर्स फॉलो करेगा, असेंबली को, अनलॉफुल असेंबली को वहां से खत्म करेगा, हटाएगा, और वहां पे जो है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेगा। क्लियर। आगे भी वही चीज लिखा हुआ है, एवरी सच ऑफिसर ऑफ द आर्म फोर्सेस शैल ओबे सच रिक्विजिशन इन सच मैनर एज he thinks fit, but in so doing he shall use a little force and do as little injury to person and property as may be consistent with the हाँ बस सिंपल सा चीज है कि बस ध्यान ये रखा जाता है, जनरल, सब जनरल लॉ है, ध्यान ये रखना है कि आपको आप जो फोर्स इस्तेमाल करेंगे तो कम जान माल की हानि हो, क्षति हो, जितना कम क्षति कर पाएंगे उतना अच्छा है, लोगों का जान नहीं जाना चाहिए, लोग कम मात्रा में घायल होने चाहिए, प्रॉपर्टी का नुकसान नहीं होना चाहिए, तो ये सब चीजें आप देखेंगे, चाहे वो सिविल फोर्स इस्तेमाल कर रहा हो, अगर ये सेक्शन 129 में, या
क्या हुआ? अब ये सब चीज तो अति है ना। अब जान चला जाता है, जान ले लेता है, दैट इज दो मेरा फाइट भी हो सकता है, ठीक है ना, वो आपको मेंसरिया भी वहां पे है, बैड इंटेंशन भी हो सकता है, बट ये चीजें ध्यान रखी जाती है। ये चीजें इनको है, इंस्ट्रक्शन है कि आप जान माल जितना कम चल। अब वो उग्र हो रहा है, फिर आग लगा रहा है सब जगह, तो ऑब्वियसली बात है कि पुलिस या फोर्सेस उसको शांत करने के लिए थोड़ा सा उग्र हो जाएगी, तो इसमें किसी की जान भी जा सकती है, ऑब्वियसली बात है। बट लॉ एंड ऑर्डर जो है वो सुप्रीम है, हमेशा याद रखिए। पब्लिक पीस जो है वो सुप्रीम है, इससे कंप्रोमाइज नहीं किया जा सकता है, पब्लिक ऑर्डर। ओके, क्लियर? 130 में कोई इशू, कोई दिक्कत? 130 क्लियर? 129 को में सिंपल सा चीज याद रखिए। 129 में क्या है? 129 में है कि अनलॉफुल असेंबली को डिस्पर्स करने के लिए हम लोग सिविल फोर्स का इस्तेमाल करते हैं, और इसके लिए जो अथॉरिटी है, ये जो ऑर्डर पास करता है, ये 3 लोग हैं। कोई एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होगा, पुलिस ऑफिसर हो सकता है, या सब इंस्पेक्टर से नीचे के रैंक का कोई आदमी नहीं, सब इंस्पेक्टर के रैंक का आदमी होना चाहिए, अगर कोई पुलिस ऑफिसर नहीं है, इंचार्ज में नहीं है तो। ये आपको अथॉरिटी है, और डिटेल्स में पता ही है कि वो फोर्स का इस्तेमाल करेगा। नेता टाइप का जो आदमी है, जिसको गिरफ्तार कर लेने से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो जाएगा, कुछ गिरफ्तारी भी होगी, और जो अनलॉफुल असेंबली का जो पार्ट है, जो मेंबर है, उस पर जो है आईपीसी का सेक्शन 145 अप्लाई होगा। आईपीसी में पढ़े भी हैं आप लोग इसको। 130 सेम चीजें हैं, बट यहां पे आर्म फोर्स इस्तेमाल होगा, और इसके लिए अथॉरिटी होगा जो आपके यहाँ का सबसे हाईएस्ट रैंक का जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होगा, जिसके अंदर ये फोर्स आ सकती है, जिसको ये अधिकार होगा कि आप इस फोर्स को अपने अंदर रख सकते हैं, वो आएंगे अथॉरिटी के अंदर। हो गया, बाकी चीजें सेम है। नेक्स्ट आ जाइए, सेक्शन 132 नहीं पढ़ेंगे अभी हम। अब आइए सेक्शन 133, जो इसके अंदर आ रहा है हम वो पढ़ दे रहे हैं पहले, जो बच जाएगा उसको फिर बाद में पढ़ेंगे। सेक्शन 133, इसका क्या प्रोविजन है? ये पब्लिक न्यूसेंस से जुड़ा हुआ है। 131 नहीं पढ़े हैं? अच्छा, 131 पढ़ देते हैं, ठीक। 131 भी आ रहा है इसके अंदर, ओके। अच्छा, 131 नहीं पढ़े हैं, सुनिएगा। 131, पावर ऑफ सर्टेन आर्म फोर्स ऑफिसर टू डिस्पर्स असेंबली, ठीक है। व्हेन द पब्लिक सिक्योरिटी इज मैनिफेस्टली इंडेंजर्ड, जब पब्लिक सिक्योरिटी इन डेंजर हो जाएगा, खतरे में आ जाएगा, लॉ एंड ऑर्डर खतरे में आ जाएगा, ठीक है ना, पब्लिक सिक्योरिटी ही अब कंप्रोमाइज होने लग गया है, ठीक है ना, तो क्या होगा? बाय एन सच असेंबली, उस असेंबली के द्वारा, अनलॉफुल असेंबली के द्वारा, नो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कैन बी कम्युनिकेटेड विथ एनी कमीशन्ड और गजेटेड ऑफिसर ऑफ द आर्म फोर्सेस में डिस्पर्स सच असेंबली विद द हेल्प ऑफ द आर्म फोर्स अंडर हिज कमांड। सिंपल सा चीज। अब यहां क्या फर्क है? 131 में क्या फर्क है? 130 में क्या देखे? किसी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के कंट्रोल में हो रहा था। 131 कह रहा है कि मान लीजिए अब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के कंट्रोल से भी बाहर की चीजें हैं, उसे कम्युनिकेट नहीं हो पा रहा है। अनलॉफुल असेंबली जहां पे जमा हुआ है, किसी भी कारणवश वहां पे जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है वो इस रैंक का नहीं है कि वो किसी आर्म फोर्स को कंट्रोल कर सके, उसको वो कॉल कर सके, या कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है उस पोजीशन को, वहां पे वो देख नहीं पा रहा है उस स्थिति को, तो कोई भी, कौन कौन लोग होंगे उसमें? तो कोई भी कमीशन या गजेटेड ऑफिसर। तो कमीशन समझते हैं किसको बोलते हैं हम लोग? कमीशन, कमीशन किसको बोलते हैं हम लोग? आप लोग ये नहीं सुनते हैं एनडीए वगैरह सबसे जो ऑफिसर बन के जाता है, कमीशन बोलते हैं उसको, कमीशन से आया है, सुनते हैं ना? एनडीए, सीडीएस, उससे जो ऑफिसर सब जो बन के जाते हैं वो सब कमीशन ऑफिसर होते हैं वो सब। तो इस, हाँ, तो एनी कमीशन, हाँ, वो मतलब वैसे यूपीएससी को भी हम लोग कमीशन बोलते हैं, हम लोग यूपीएससी से जो डायरेक्ट जाता है उसको भी हम लोग कमीशन बोलते हैं, कमीशन से आया है, ठीक है ना। तो इस तरीके का कोई भी गजेटेड ऑफिसर, यानी समझिए ए श्रेणी का गजेटेड ऑफिसर होता है, वो कमीशन ऑफिसर होता है। बीपीएससी से बी श्रेणी का भी जाता है, ठीक है ना, यूपीएससी से भी बी श्रेणी का जाता है, बट इन जनरल हम लोग जो है कमीशन बोलते हैं जो पीसीएस के थ्रू गया है, या फिर जो सेना में एनडीए से गया है, सीडीएस से गया है। तो यहाँ जनरली बात कर रहा है, सेना के बारे में बात कर रहा है, कि जो वहाँ का जो कमीशन ऑफिसर है या फिर कोई गजेटेड ऑफिसर, ठीक है ना, आर्म फोर्स का,
आर्म फोर्स का कोई भी गजेस्टेड ऑफिसर या कमीशन ऑफिसर, ओके, वो क्या करेगा, सेम चीजें आप कर सकता है वो। अब वो उसको लगेगा कि पब्लिक ऑर्डर जो है वो कंप्रोमाइज हो रहा है, पब्लिक ऑर्डर जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है, पब्लिक पीस, वहां जो पब्लिक सिक्योरिटी है वो खतरे में है, तब वो क्या करेगा, अपने फोर्स का इस्तेमाल करेगा। उसे कमांड में जो फोर्स रहेगा, उसके नियंत्रण में जो फोर्स रहेगा, वह उसका इस्तेमाल करेगा वहां पे ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, लोक शांति को बहाल करने के लिए। क्लियर? और यह भी वहां पे वही करेगा, क्या करेगा, अरेस्ट कर सकता है, कन्फाइन कर सकता है, ठीक है। When it becomes practicable for him to communicate with the executive magistrate, he shall do so, and after he shall obey the instruction of the magistrate। और साथ में क्या करेगा, जितनी जल्दी हो सके वहां के एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से वह कम्युनिकेट करेगा, और जब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से कम्युनिकेट हो जाएगा उसका, तो फिर जिस तरह का ऑर्डर मिलेगा, जिस तरह का इंस्ट्रक्शन मिलेगा, उस तरीके से फिर वो काम करेगा। ओके, क्लियर? बट वो इमीडिएट तब तक जब तक कि वो नहीं हो पा रहा है कम्युनिकेट। हाँ, अब कम्युनिकेट नहीं हो रहा है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से उसको नहीं कोई तालमेल बैठ रहा है उसका, तो क्या करेगा, तब तक वह एक्शन लेगा, अरेस्ट करेगा, सब कुछ करेगा, और इमीडिएट क्या करेगा, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को वह कम्युनिकेट करेगा, और फिर उसके इंस्ट्रक्शन के हिसाब से वह काम करेगा। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, 132 को हम अभी छोड़ रहे हैं। 133 पब्लिक न्यूसेंस, यह भी है 133। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? 129 में, 130 में, 131 में, 133 आइए, सेक्शन 133, कंडीशनल ऑर्डर फॉर रिमूवल ऑफ न्यूसेंस फ्रॉम एनी वे, रिवर और चैनल। वेन एवर ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, अब सुनिएगा इसमें, इसका ऑथोरिटी कौन कौन है, इसके अंदर कौन कौन ऑथोरिटी आते हैं, तो ऑथोरिटी आते हैं इसके अंदर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और ए सब डिविजनल मजिस्ट्रेट और एनी अदर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट स्पेशली एम्पावर्ड इन दिस बिहाफ बाय द स्टेट गवर्नमेंट। इसको अंडरलाइन कर लीजिए ये चीजें आप लोग, सेक्शन 133 के अंदर, ठीक है ना, इसमें कंडीशनल ऑर्डर पास किया जाता है रिमूव, हटाने के लिए न्यूसेंस को। कहां से न्यूसेंस है, न्यूसेंस कहां पे है, तो ये जो न्यूसेंस है आपका, किसी रास्ते का वे पे न्यूसेंस किया, कोई क्रिएट किया। न्यूसेंस पढ़े हैं आप लोग, पब्लिक न्यूसेंस, प्राइवेट न्यूसेंस पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं आईपीसी में? ये सब देखिएगा सारा सेक्शन आप लोग, ठीक है ना। हम लोग पब्लिक न्यूसेंस पढ़े हैं, प्राइवेट न्यूसेंस पढ़े हैं, कौन सा सेक्शन? 268, सेक्शन 268 पब्लिक न्यूसेंस। और प्राइवेट न्यूसेंस को हम लोग पढ़े हैं कहां पे, टॉट में, सेक्शन 268 पब्लिक न्यूसेंस, ठीक है। जहां पे अब क्या हुआ, कोई ऐसा जगह है जो पब्लिक प्लेस की जगह है, वहां दो लोग झगड़ा करने लग गया, अब लोग डिस्टर्ब हो गए, स्टेशन है, कोई बाजार है, अब वहां पे दो लोग झगड़ा करने लग गए, 5 लोग झगड़ा करने लग गए, अब सब लोग, ट्रैफिक जाम हो गया। ऐसा पता है ना पब्लिक न्यूसेंस में, हाँ या ना? हाँ, तो ये न्यूसेंस के बारे में बात कर रहा है। अब किसी ऐसे जगह न्यूसेंस क्रिएट है, किसी रास्ते पर, वे पे, किसी नदी के रास्ते पे, रिवर के पास, या किसी चैनल, नहर के पास, कहीं पे इस तरह का जो कि पब्लिक वे है, जिसको कि पब्लिक यातायात जिसको कि जाती है, यातायात मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, यातायात जा रहा है जिसको के, अब वहां पे कोई न्यूसेंस क्रिएट किया हुआ है, तो इसके लिए जो अथॉरिटी कौन कौन होंगे, तो एक तो आपके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होंगे, दूसरा सब डिविजनल मजिस्ट्रेट होंगे, और तीसरा ऐसा कोई मजिस्ट्रेट जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा खास तौर पे इसी के लिए इंपावर किया गया है कि कोई कहीं पे कोई न्यूसेंस हो तो आप वो देखिएगा। अगर कोई ऐसा मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है जो न्यूसेंस को कंट्रोल करने के लिए, न्यूसेंस को देखने के लिए ही इंपावर किए गए हैं, तो फिर वो मजिस्ट्रेट इसके अथॉरिटी होंगे। अब इसमें क्या क्या चीज है, तो इसमें ध्यान बस ये रखना है आपको, ऑन रिसीविंग द रिपोर्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर और अदर इंफॉर्मेशन, तो जब इन ऑफिसरों को किसी पुलिस ऑफिसर से या किसी और माध्यम से कोई इंफॉर्मेशन मिलता है कि न्यूसेंस क्रिएट किया है कोई आदमी या कुछ लोग, ऑन टेकिंग सच एविडेंस एज ही थिंक्स फिट कंसीडर्स, अब उसका लिखा हुआ प्रोविजन,
कि इन सब अथॉरिटी को अगर किसी पुलिस ऑफिसर से या किसी और माध्यम से अगर इंफॉर्मेशन मिलता है कि मतलब इसको न्यूसेंस को लेके कोई न्यूसेंस कहीं पे क्रिएट हुआ है और उसको लगता है कि ये पुख्ता मतलब कि इस बात का सबूत है, जानकारी है, इसको बिलीव है इस बात पे, तब वो क्या क्या चीजें करता है वो लिखा हुआ है। तो जहां कहीं भी सेक्शन 133 अप्लीकेबल नहीं होगा, इसमें याद रखिएगा 133 में नो एक्शन कैन बी टेकन अंडर सेक्शन 133 इन केस ऑफ प्राइवेट न्यूसेंस। अगर प्राइवेट न्यूसेंस है तो 133 अप्लाई नहीं होगा। अभी दो न्यूसेंस की बात किए थे हम लोग, पब्लिक न्यूसेंस और प्राइवेट न्यूसेंस किए थे ना, हाँ या ना। प्राइवेट न्यूसेंस हम लोग टॉर्टियस लाइबिलिटी में पढ़े हैं प्राइवेट न्यूसेंस, और हम लोग अभी पब्लिक न्यूसेंस पढ़ रहे हैं। तो प्राइवेट न्यूसेंस में ठीक है ना, सेक्शन 133 अप्लीकेबल नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। ओके, हाँ इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग, दैट एनी टैंक वेल, ठीक है ना, वो सब लिखा हुआ है, हम काम की चीजें बता देते हैं आप लोग, बाकी पढ़िएगा इसको। इसमें कह रहा है ऑर्डर अंडर सेक्शन 133 बाय मजिस्ट्रेट shall not be called in question in any civil court, but high court under its revisional jurisdiction can review the order of magistrate and has a power not only to confirm the order but also to modify the order to such an extent as it may deem fit। अब सुनिएगा ये क्या कह रहा है, सेक्शन 133 में जो ऑर्डर पास होगा वह किसी भी सिविल कोर्ट में क्वेश्चन नहीं किया जाएगा, कैन नॉट बी चैलेंज इन सिविल कोर्ट। क्लियर, सिवाय हाई कोर्ट के। 133 में ये जो अथॉरिटी कोई ऑर्डर पास करेगा वो किसी भी सिविल कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जाएगा सिवाय हाई कोर्ट के। क्लियर, ये याद रहेगा। हाँ, तो इस ऑर्डर को आप जो है चैलेंज कर सकते हैं ओनली हाई कोर्ट में। ये आपका लिखा हुआ है, देख लीजिए, हम उसको देखते हैं, तो पूरा ढूंढना पड़ेगा हमको। सब सेक्शन 2 में देखिए लिखा हुआ है 133 सब सेक्शन 2, नो ऑर्डर delay made by magistrate under this section shall be called in question in any civil court। इस एक्सप्लेनेशन दे रखा है, ए पब्लिक प्लेस इंक्लूड्स आल्सो प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू द स्टेट, उसका कैंपिंग ग्राउंड्स एंड ग्राउंड्स लेफ्ट अनऑक्युपाइड फॉर सैनिटरी, और ठीक है वो दे रखा है किसको पब्लिक प्लेस बोलते हैं। ठीक है, कोई खास बात नहीं, सब चीजों में देख लीजिएगा, इस सब चीजों को पढ़ लीजिएगा। दैट द कंस्ट्रक्शन ऑफ एनी बिल्डिंग or the disposal of any substance as is likely to occasion conflagration or explosion should be prevented or stopped। सब कुछ दे रखा, किस किस जगह पे सेक्शन 133 हम अप्लाई करेंगे, पढ़ लीजिएगा इसको, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें। बस ध्यान क्या रखना है इसमें 133 में क्या चीज कर रहा है, कंडीशनल ऑर्डर फॉर रिमूवल ऑफ न्यूसेंस। कौन सा न्यूसेंस, पब्लिक न्यूसेंस, नॉट प्राइवेट न्यूसेंस। एक ये ध्यान रखिएगा। दूसरा ध्यान रखिएगा, इसके लिए अथॉरिटी कौन है, तो इसके लिए अथॉरिटी है आपका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, और ऐसा कोई मजिस्ट्रेट जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जिसको एम्पावर किया गया है इसी काम के लिए। क्लियर, अब बाकी जो है बता ही दिए हैं। जो इंपॉर्टेंट सब सेक्शन 2 है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको देख लीजिएगा, और कहां कहां ये अप्लाई है वो भी देख लीजिएगा इसको आप। क्लियर, नेक्स्ट आ जाइए सेक्शन 144, 133 के बाद आइए 144, 144 सेक्शन 144, अर्जेंट केसेस ऑफ न्यूसेंस और अप्रहेंडेड डेंजर। अर्जेंट केस, अर्जेंट समझते हैं आप लोग, किस कोई अप्रहेंडेड डेंजर जहां पे बहुत ज्यादा खतरा होने की आशंका है, ठीक है ना, या न्यूसेंस, अर्जेंट न्यूसेंस मतलब जहां पर न्यूसेंस होने के बहुत चांसेस हैं, उसके लिए ये चीजें आपका सेक्शन है। आप लोग तो 144 जानते भी होंगे, सब इससे रिलेट करते होंगे सब, नहीं बोलते 144 लगा दिया है, 144 लगा हुआ है।
इलेक्शन वगैरह सब के समय में, या कहीं पे जहाँ पे इस तरह का एग्जाम वगैरह सब हो रहा होता है, 140 लगा हुआ रहता है, जहाँ पे लोग आप नहीं जा सकते हैं, भीड़ बनाकर नहीं जा सकते हैं जहाँ पे, तो सुने ही होंगे। हाँ, जहाँ पे एप्रीहेंशन डेंजर, कोई अब ऐसा कोई प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, डिस्प्यूटेड प्लेस है कोई ऐसा जहां पे क्या है कि लोग जमा होगा तो वहां मारपीट हो जाएगा, किसी की जान चली जाएगी, तो 144 लगा के रखा जाता है ना वहां पे। दंगा, हाँ, दंगा सबके समय में, तो आप लोग जानते भी होंगे इसको। हाँ, 144 सुनिएगा, न्यूसेंस जानते ही हैं। और क्या सेक्शन किस बात कर रहा है? पावर टू इशू ऑर्डर इन अर्जेंट केसेस ऑफ न्यूसेंस और एप्रीहेंडेड डेंजर। जो 144 आप लोग सुनते हैं, देखिए इसका प्रोविजन देख लीजिए, यहां पे आप लोग सुने खूब हैं, पढ़े नहीं होंगे, तो अब आज इसको पढ़िएगा आप लोग। कौन कौन इसके लिए अथॉरिटी होते हैं? तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, अंडरलाइन कीजिए, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट और एनी अदर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट स्पेशली एम्पावर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन दिस बिहाफ। फिर वही 3 लोग, आपके जिला का जिला पदाधिकारी, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट एसडीएम साहब, और जो तीसरे नंबर पे हैं कोई भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो इस स्टेट गवर्नमेंट द्वारा इसी काम के लिए एम्पावर किया गया होगा। अब जो काम की चीजें बताते हैं आप लोग पढ़ के इसको पढ़िएगा, घर में बैठ के इत्मीनान से अंडरलाइन कीजिएगा। बाय सच ऑर्डर द ऑथोरिटीज कैन डायरेक्ट एनी पर्सन टू एब्सटेन फ्रॉम ए सर्टेन एक्ट or to take certain order with respect to certain properties in this possession and management in case of एक एक करके पढ़ देते हैं, ठीक है, सुनिएगा, सब सेक्शन 1 पढ़ दे रहे हैं, पहले सुनिएगा ध्यान से। In case where in the opinion of a district magistrate, a sub-divisional magistrate or any other executive magistrate especially empowered by the state government in this behalf, ये तो बोल ही दिया, अंडरलाइन कर लीजिएगा इसको। There is sufficient ground for proceeding under this section and immediate prevention और speedy remedy, ठीक है ना, हमको तुरंत एकदम चाहिए, वहां भीड़ भाड़ नहीं चाहिए, क्योंकि वहां पे कुछ भी इमीडिएट हो सकता है, बहुत डेंजर वहां पे हो सकता है, दंगा वगैरह के समय में, इलेक्शन सबके समय में देखते ही होंगे आप लोग। Such magistrate may by written order stating the material facts of the case and served in the manner provided by section 134 direct any person to abstain from a certain act or to take certain order with respect to certain property in his possession or under his management if such magistrate consider that such directions is likely to prevent or tends to prevent obstruction, annoyance or injury to any person lawfully implied or danger to human life, health or safety or a disturbance of a public tranquility or a right or an affray, बोले दंगा सबके समय में। सिचुएशन पता है ना आप लोग को, 144 का सिचुएशन तो बताने की जरूरत है नहीं, आप लोग तो इतने दिन से आप लोग लॉ पढ़ रहे हैं, पता है सिचुएशन दंगा होगा सबके समय में, एफरी के समय में, उपद्रव फैल गया कहीं पे, ठीक है ना। अच्छा, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए भी कि 144 लगा के रखते हैं हम लोग, जमीन जगह के विवाद में, सब इस चीज से वाकिफ हैं कि नहीं है? किसी प्रॉपर्टी को नुकसान से बचाने के लिए ये सब 144 हम लोग लगाते हैं, हम लोग नहीं लगाते हैं, मतलब अथॉरिटी है ये सब ऑर्डर पास करता है उसके लिए। इन केस ऑफ इमरजेंसी सच ऑर्डर में बी पास्ड एक्स पार्टी, देखिए सबसेक्शन 2, एन ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन में इन केस ऑफ इमरजेंसी और इन केस वेयर द सर्कमस्टांसेस डू नॉट एडमिट or the serving in due time of a notice upon the person against whom the order is directed। अब हम ही से खतरा है, ठीक है ना, बी पास एक्स पार्टी, ठीक है ना। हमको आप लोग देखते होंगे कि जैसे देखते होंगे कि 4-5 लोग उस तरह का लोग है, उसको अरेस्ट करके रख लेता है, डिटेन कर लेता है, बाद में सुनेंगे आपको, पहले लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने दीजिए। एक्स पार्टी डिक्री पास, एक्स पार्टी पास होता है ये ऑर्डर, पहले यहां पे पब्लिक सिक्योरिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं सुनेंगे बाद में, पहले हाँ ठीक है, एक्स पार्टी है। नो ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन शेल रिमेन इन फोर्स
फॉर मोर देन 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर। ये आप लोग काम का चीज है, ये आप लोग अंडरलाइन कर लीजिएगा। सब सेक्शन 4, जिस दिन ये ऑर्डर पास होगा, नो ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन शैल रिमेन इन फोर्स फॉर मोर देन 2 months। 2 महीने से ज्यादा यह फोर्स में नहीं रह सकता है। जिस डेट को यह ऑर्डर पास होगा उस डेट से लेकर 2 महीने तक यह ऑर्डर जो है वो आपका इन्फोर्स होगा फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर। बट द स्टेट गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन एक्सटेंड द इन्फोर्समेंट पीरियड ऑफ द ऑर्डर फॉर 6 months। जो ये डीएम साहब हैं, जो आपका एसडीएम साहब है, या जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, जो ये ऑर्डर पास किया है 144 का, तो यह जो उनके ऑर्डर से केवल 2 ही महीने इन्फोर्स रहेगा, जिस डेट को यह ऑर्डर पास हुआ है। लेकिन स्पेशल सर्कमस्टांसेस में स्टेट गवर्नमेंट के पास यह अधिकार है कि इसका एक्सटेंशन 6 महीने तक कर सकते हैं, वो 6 महीने तक रख सकते हैं। ठीक है, क्लियर? ये आप लोग अंडरलाइन कर लीजिएगा। तो यानी कि मैक्सिमम 8 महीना रह सकता है, यह भी ध्यान रखिएगा। 2 महीने उनके ऑर्डर से, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के ऑर्डर से, और 6 महीने स्टेट गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन से। तो मैक्सिमम इस 144 में 8 महीने का पीरियड है। 144 सब सेक्शन 4 प्रोवाइडेड दैट करके लिखा हुआ है ना, द स्टेट गवर्नमेंट। मिला सबको? हाँ, अब इसको आप लोग बाकी जो भी चीजें हैं उसको पढ़िएगा, ठीक है ना। कि उसके बाद का अगर वो ऑफिसर चला गया जो ऑर्डर पास किया, तो उसके बाद का जो ऑफिसर आएगा, प्रेसिडेंट्स इन ऑफिस रहेगा, वो इसको कैसे कंटिन्यू करेगा, वो सब लिखा हुआ है, तो कोई बहुत बड़ी बात उसमें नहीं है। सेक्शन 145 आइए, सेक्शन 145 ये एक बार पूछा गया है जुडिशरी के एग्जाम में। 145 प्रोसीजर वेयर डिस्प्यूट्स कंसर्निंग लैंड और वाटर इज लाइकली टू कॉज ब्रीच ऑफ पीस। अब जमीन जगह का मामला में आप लोग बोलते हैं 145 लगता है। 144 तो जनरल प्लेस पर देख भी लिए, अभी बात कर रहे थे ना, 144 में लैंड वगैरह डिस्प्यूट बात किए थे, वहां भी बात किए थे, ठीक है ना। तो उसका बड़े मास पे उसका असर होता है। लेकिन अगर किसी जमीन को लेकर विवाद होता है, लैंड को लेकर, तो स्पेशली हम लोग 145 की बात करते हैं, तो 144 की बात नहीं करते हैं। क्या सुभाष जी, है ना? अंशु, ठीक है ना। बड़े विस्तृत जगह पे हम लोग 144 की बात करते हैं। 144 हम लोग का बताए ना, हाँ 144 भी हम बात सबकी बात कर रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर 144 लगाया जा सकता है, हम ये बात कर रहे हैं कि जहां पे ज्यादा मास गैदरिंग हो रहा है, जहां पे, ठीक है ना, जैसे बोले ना कि दंगा के समय में, एफरी के समय में, ओके, ऐसा सर्कमस्टांसेस वहां 144 लगा कर रखते हैं। और जनरली लैंड, जहां भी लैंड डिस्प्यूट, 2 लोगों के बीच लैंड डिस्प्यूट है, हमारे और आपके बीच कोई लैंड डिस्प्यूट है। अब जमीन पर हम चले जाएंगे तो आप आ जाइएगा हमको वहां पे बंदूक लेके, गोली लेके मारने के लिए, या आप चले जाइएगा तो हम पहुंच जाएंगे। 2 पार्टी के बीच में बहुत लंबे समय से जमीन को डिस्प्यूट लेकर चल रहा है। गांव घर में ये होता है ना सिचुएशन। एक 144 भी, 145 भी, जनरली लैंड के लिए 145 भी। हाँ, तो देखिए वो क्या चीजें है 145, देखिए क्या है। और इमोरल प्रॉपर्टी के सेंस में 145 की बात हो रही है। अब कौन कौन है इसके लिए? एनी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, इसका ऑथोरिटी है कोई भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। वेन एवर एन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट इज सेटिस्फाइड फ्रॉम ए रिपोर्ट ऑफ ए पुलिस ऑफिसर, यानी जब उसको पुलिस ऑफिसर से रिपोर्ट जाता है कि इसलिए लैंड को लेकर काफी मारपीट होने वाला है, मारपीट होता है, और अपन अदर इंफॉर्मेशन या किसी दूसरे तरीके से किसी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को यह इंफॉर्मेशन जाता है, दैट ए डिस्प्यूट लाइकली टू कॉज ए ब्रीच ऑफ द पीस एग्जिस्ट कंसर्निंग एनी लैंड और वाटर और द बाउंड्रीज देयर ऑफ विद इन हिज लोकल जुडिक्शन, he shall make an order in writing stating the grounds of his being so satisfied and requiring the parties concerned in such dispute to attend his court in person or by pleader or a specified date and time, and to put in written statement of their respective claim as respects the fact of actual possession of the subject to the dispute, subject of dispute। सिंपल सा चीज है
किसी बाउंड्री को लेके, किसी लैंड को लेके, किसी वाटर बॉडी को लेके, अगर जनरली दो तीन पार्टी के बीच में डिस्प्यूट चलता रहता है, तो उस डिस्प्यूट में जब लगता है मजिस्ट्रेट को कि ये यहाँ पे अशांति फैल सकता है, शांति भंग हो सकती है, तो वो क्या करता है, 145 का ऑर्डर पास करता है और पार्टी को कहता है कि आप लोग कोर्ट में आइए, ठीक है ना, और अपना अपना क्लेम दीजिए, मारपीट मत कीजिए, दंगा फसाद मत कीजिए, ठीक है ना। कोर्ट में फैसला होगा कि ये किसके पोजीशन में रहेगा। ओके, वहां पे अब कोई नहीं जाएगा। हाँ, जो चीज जैसा है वहां कोई नहीं जाएगा, उस जमीन पर कोई जगह उस जगह पे नहीं जाएगा, कोई कंस्ट्रक्शन काम अभी नहीं होगा। आप लोग रुकिए, आप लोग कोर्ट में आइए, ठीक है ना, अपियर होइए इन पर्सन या प्लीडर के थ्रू आइए और इसका फैसला करवाइए, शांति व्यवस्था भंग मत कीजिए। ओके, प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 145 ये होता है, इसमें देख लीजिएगा इसमें। चलिए, ये तो हो गया आपका। अब आइए 147 डिस्प्यूट कंसर्निंग राइट टू यूज ऑफ लैंड और वाटर। इसमें भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होंगे। Whenever an executive magistrate is satisfied from the report of a police officer or upon other information that a dispute likely to cause a breach of the peace exists regarding any alleged right of user of any land or water within his local jurisdiction, whether such right be claimed as an easement or otherwise, he shall make an order in writing stating the grounds of his being so satisfied and requiring the parties concerned in such dispute or attend in his court। सेम चीज है, ठीक है ना। तो यह भी जो है लैंड और वाटर से रिगार्डिंग है, यह भी, ठीक है ना। कोई डिस्प्यूट कंसर्न है किसी राइट ऑफ यूज ऑफ लैंड को लेके कि इसको कौन यूज करेगा, ईजमेंट का चीज है। एक रास्ते को लेके दो लोगों में झगड़ा हो रहा है कि ये मेरा रास्ता है तो मेरा रास्ता है, इस होकर केवल हम ही जाएंगे तो हम ही जाएंगे। आप लोग ईजमेंट पढ़े होंगे, सुखाधिकार पढ़े होंगे। तो किसी यूज ऑफ लैंड को लेके, किसी ये लैंड को हम यूज करेंगे, दो पार्टी का वो कहता है हम यूज करेंगे, या किसी वाटर को लेके, किसी वे को लेके, तो सेक्शन 147 अप्लाई है और चीज़ें ट्रीटमेंट सेम है। ऑर्डर पास करेगा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और उसमें कहा जाएगा कि आप लोग आइए, कोर्ट से फैसला करवाइए, आप लोग झगड़ा मत कीजिए, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन बनाए रखिए, शांति व्यवस्था बनाए रखिए, शांति को भंग मत कीजिए। सेक्शन 147। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम किसी को?